Save as many as you can. इनसाइड एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूवी के शुरुआत में हम अंटार्कटिका के पिघलते हुए बर्फ को देखते हैं और उसी तरफ बर्फ के चट्टान पर 3 वैज्ञानिक को खुदाई करते हुए देखते हैं। वहाँ पर जेक नाम का एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मौसम वैज्ञानिक होता है और उसके साथ 2 साथी भी होते हैं। ये लोग एक सरकारी संस्था के लिए काम करते हैं जो कि खासकर की मौसम में हो रहे बदलाव और उससे जुड़ी हुई अन्य चीजों के बारे में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हम देखते हैं तीनों वहाँ जमी बर्फ का सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं और तभी सैंपल लेते समय अचानक से बर्फ टूटने लगती है। कुछ बर्फ के सैंपल दरार के दूसरे तरफ रह जाते हैं, पर जेक उस सैंपल को लेने के लिए दूसरी तरफ कूद जाता है और लौटने समय दरार का गैप बढ़ जाने के वजह से वो गिरते गिरते बच जाता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी जगह 2 भागों में बट जाती है और एक विशाल खाई दिखाई देता है और ये देख के तीनों चौंक जाते हैं। उसके बाद हमें नई दिल्ली दिखाया जाता है जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के विषय को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, जहाँ पर जेक सभी को ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में आए बदलाव के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि पिछले कुछ समय में हमारे पृथ्वी के तापमान में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो अगले 100 सालों में या फिर अगले जनरेशन में सारे बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल के समंदर में मिलने लगेंगे, जिसकी वजह से बड़े बड़े तूफान आ सकता है, भूकंप हो सकता है और सबसे खराब शीत ऋतु पड़ सकता है। सब कुछ तुरंत जमने के कारण कोई भी जिंदगी का नामो निशान नहीं रहेगा। जेक के बात को कुछ लोग मानते हैं पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट विश्वास नहीं करते। हालांकि वहाँ पर मौजूद एक समुंदर का विशेषज्ञ जिनका नाम रॉबसन होता है, वो इन बातों से सहमत होते हैं। इसके बाद हम दिल्ली के मौसम को देखते हैं जो कि काफी खराब रहा था। आगे एप्सन को उसकी रिसर्च टीम के साथ स्कॉटलैंड में देखते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं कुछ जगह समंदर का तापमान काफी तेजी से गिर रहा था और तभी दूसरी तरफ टोक्यो में अचानक से आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले गिरने चालू हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर लोगों काफी घायल होते हैं। जिसके बाद हम जेक को देखते हैं जो कि अपनी बेटे की फेल होने के बारे में अपनी पत्नी लूसी से बात करता है और वो अपनी पत्नी से माफी मांगता है क्योंकि जेक अपने काम के वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम्हें सैम को एयरपोर्ट छोड़ना है क्योंकि उसका न्यूयॉर्क में क्विज कंपटीशन होता है। फिर कुछ देर बाद जेक शाम को एयरपोर्ट तक छोड़ देता है और फिर हम शाम को प्लेन में अपनी दोस्त लोरा और ब्रायन के साथ देखते हैं और वो सब न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। तभी अचानक से तूफान के वजह से प्लेन हिलने लगता है और उसके कारण सैम डर जाता है क्योंकि सैम प्लेन में बैठने से डरता है। इसके बाद हमें अंतरिक्ष से पृथ्वी को दिखाया जाता है जहां एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के ऊपर बढ़ रही तूफान को देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर स्कॉटलैंड में एप्सन को पता चलता है कि समंदर में 3 अलग अलग जगह पर मौसम काफी तेजी से खराब हो रहा है। तभी न्यूयॉर्क में देखते हैं कि आसमान पर लाखों की तादाद में बर्ड्स उड़कर जा रहे थे, जैसे किसी से डर कर भाग रहे हैं। फिर यह लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर कॉन्टेस्ट हो रहा था। इसके बाद इनका एक नया दोस्त बन जाता है जिसका नाम जेडी होता है। इसके बाद हम देखते हैं रॉबसन जेक को कॉल करके कहता है, तुम दिल्ली की मीटिंग में मौसम को लेके जो चेतावनी दी थी वो सारे बदलाव 100 साल बाद में नहीं बल्कि अभी हो रहे हैं। इसलिए जेक अपने सीनियर से एक खास तरह की मौसम की जानकारी देने वाली मशीन की मॉडल को तैयार करने की इजाजत मांगता है, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। इस तरफ लॉस एंजलिस में एक विशालकाय तूफान आता है जिसके वजह से बहुत सारे बवंडर बन जाते हैं और देखते ही देखते कुछ समय में आधा से ज्यादा शहर खत्म हो जाता है और उसके साथ बहुत लोग भी मारे जाते हैं। ये देख के अमेरिका के प्रेसिडेंट अमेरिका के सारे विमान को उड़ाने में रोक लगाने के लिए बोलते हैं, जिसके वजह से वो सारे स्टूडेंट जो न्यूयॉर्क आए थे सब यहीं पर फंस जाते हैं। तभी सब लोग समझ जाते हैं कि जैक सही कह रहा था क्योंकि पूरी दुनिया भर में मौसम काफी तेजी से खराब हो रहा था। तभी टॉम जेक को मॉडल जल्दी से तैयार करने के लिए कहता है और इसके लिए जैक और उसकी टीम को इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 48 घंटों का समय देता है
पर तभी वहाँ पे एक नासा के वैज्ञानिक होते हैं जो जेक के मदद करने को कहते हैं। सारे टेस्टिंग करने के बाद उन्हें पता चलता है उनके पास सिर्फ 6 से 8 महीने हैं। तभी जेक सैम को कॉल करके वापस आने के लिए कहता है, जिस पर सैम बोलता है कि सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं और वो कहता है कि वो ट्रेन से आने की कोशिश करेगा। इसी के दौरान जैक अपने द्वारा जुटाई गई सभी सूचना और रिपोर्ट्स को वाइस प्रेसिडेंट को दिखा के कहता है, हमें जल्दी से जल्दी उत्तर की राज्य को खाली करना पड़ेगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जेक के बात मानने से इनकार कर देते हैं। तभी रॉबसन भी देखता है कि मौसम में बदलाव के कारण हर जगह पर तापमान काफी तेजी से नीचे गिर रहा है और ये जान जाते हैं कि उनको भी बचाने कोई नहीं आने वाला। हम स्कॉटलैंड में देखते हैं कि 3 हेलीकॉप्टर जो एक बर्फीले तूफान की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनको कुछ दिख नहीं रहा होता है। कुछ समय के बाद तीनों हेलीकॉप्टर उड़ने की समय जम जाते हैं, जिसकी वजह से उनका क्रैश हो जाता है और सारे सोल्जर्स भी खड़े खड़े जम के मर जाते हैं। अब स्कॉटलैंड की खराब मौसम की सूचना मिलती है। जेक रॉबसन को वहां से निकल जाने को बोलता है क्योंकि उनकी तरफ एक तूफान काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी रॉबसन कहते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता और वो जैक से आखिरी अलविदा लेते हैं और तूफान का आकार बढ़ता ही जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं न्यूयॉर्क पर भयंकर बारिश होने के वजह से चारों तरफ पानी भर जाता है और हर तरफ ट्रैफिक जाम हो जाता है। तभी सैम और उसके दोस्त इस बारिश के वजह से फंस जाते हैं और कोशिश करते हैं किसी ऊंची जगह जाने को। अब सुनामी भयंकर रूप लेके न्यूयॉर्क के तरफ बढ़ता है, जहां पर लाखों लोग इस बात पर अनजान है। अब सुनामी स्टेचू ऑफ लिबर्टी को डुबा के न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता है, जहां पर लाखों लोग होते हैं। सुनामी उसके रास्ते में जो आता है सबको बहा लेता है। इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी सैम और लोरा बाल बच के पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं। तभी हम देखते हैं सैम लाइब्रेरी की पब्लिक टेलीफोन से अपने पापा को यानी के जेक को कॉल करके न्यूयॉर्क का पूरा हाल बताता है। ये सुनकर जेक कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइब्रेरी से बाहर मत निकलना, क्योंकि ठंड बढ़ने वाला है और इतना कि तुम तुरंत जम जाओगे। और कहता है जितना हो सके कुछ जलाकर खुद को गर्म रखना। और जेक सैम से वादा करते हैं कि वो जरूर उसे लेने आएगा। उस कमरे में पानी भर जाने के कारण सैम बात करते करते डूब जाता है, लेकिन सही समय पर बाहर आके बच भी जाता है। तभी उसकी दोस्त लोरा उसको गर्म कपड़े देता है, क्योंकि तापमान बहुत जल्दी गिरने के कारण पानी बहुत ठंडा होता है। तभी सैम एक कार्गो जहाज को न्यूयॉर्क के अंदर आते हुए देखता है। वैसे उसमें कोई नहीं होता है क्योंकि सब मर चुके होते हैं। इसके बाद जेक टॉम के कहने पर प्रेसिडेंट से मिलता है और उन्हें अपने द्वारा जुटाई गई सारी जानकारी के बारे में बताता है, जहां पर ये फैसला होता है उत्तर में फंसे जितने हो सकते हैं उतने लोगों को वहां से निकालकर दक्षिण में मेक्सिको की तरफ भेजना होगा, क्योंकि उत्तर के मुकाबले दक्षिण के हालात बेहतर होता है। उसके बाद जैक अपने दोस्त को लेकर सैम को बचाने न्यूयॉर्क के तरफ निकल पड़ता है। वहीं न्यूयॉर्क में तापमान गिरने के कारण सारा पानी जम के बर्फ का चट्टान बन जाता है। तभी वो लाइब्रेरी में रुके हुए लोग बाहर बहुत सारे लोगों को दक्षिण की तरफ चल कर जाते हुए देखते हैं और इसलिए वो सभी लोग लाइब्रेरी से बाहर निकलकर दक्षिण की तरफ चलकर जाने की फैसला करते हैं। तभी सैम उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उन्हें कहता है कि उसके पिता मौसम वैज्ञानिक है और उनके मुताबिक उन्हें वहीं रुकना चाहिए, क्योंकि तापमान काफी तेजी से गिरने वाला है और अगर वो बाहर गए तो वह पक्का जमकर मारे जाएंगे। लेकिन उनमें से कोई भी सैम की बात का विश्वास नहीं करता और सब निकल जाते हैं और कुछ लोग जो उस पे विश्वास करते हैं वो उसके साथ रुक जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लोग दक्षिण में मैक्सिको के बॉर्डर में जमा हो रहे हैं, जबकि उन्हें बॉर्डर के अंदर दाखिल होने का अनुमति नहीं होता है। लेकिन सब जान बचाने के कारण बॉर्डर तोड़ के मेक्सिको में घुस जाते हैं। इस तरफ सैम लाइब्रेरी का बुक जला के उन सभी को सेफ रखने की कोशिश करता है और जेक अपनी दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क तरफ जाता है और तभी उनके गाड़ी बर्फ में फंस जाती है और अब उन्हें बाकी रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। तभी हम उन लोगों को देखते हैं जो लाइब्रेरी छोड़ के बाहर आ गए थे और बाहर ठंड काफी बढ़ने के कारण एक एक करके लोग मरने लगते हैं। उस तरफ जेक को देखते हैं जो अपनी दोस्तों को लेके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उनको पता नहीं होता कि वो लोग एक बिल्डिंग के ऊपर जा रहे होते हैं।
और तभी छत का ग्लास टूटने के कारण जेक का एक दोस्त मर जाता है। इस तरफ देखते हैं प्रेसिडेंट को मेक्सिको निकलना पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही उनका तूफान के वजह से मौत हो जाता है। इसीलिए अभी वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि लॉरा की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, इसलिए सैम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पानी के जहाज से कुछ दवा लेने के लिए जाते हैं, जो कि उस तूफान के कारण न्यूयॉर्क में आ गई थी। जब सैम और उसके दोस्त दवा और कुछ खाना लेकर निकलने के समय कुछ भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं, जो कि पास वाले जू से भाग आए थे, और जेडी को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। और सैम जेडी के साथ ब्रायन को भी भेड़िए से बचाकर सही सलामत आ रहे होते हैं। तभी सब कुछ जमने लगता है और सब सही समय पर भाग के लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं। और उस तरफ जेक का फ्रेंड भी बेहोश हो जाता है और ठीक उसी समय वहाँ भी सब कुछ जमने लगता है। तभी जेक सही समय पर खुद को और उसके फ्रेंड को बचा लेता है। फिर कुछ समय बाद जब जेक की दोस्त को होश आता है, वो फिर अपना सफर जारी रखते हैं और रास्ते में जाते हुए बहुत सारे जमे हुए लाशों को देखते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो लाइब्रेरी से निकल के आ गए थे। तभी अंतरिक्ष से सूचना देते हैं कि अब पृथ्वी का आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा है, क्योंकि तूफान रुक चुका था। अब हम देखते हैं जेक सैम को ढूंढते हुए न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और लाइब्रेरी में सैम को जिंदा पाकर बहुत खुश हो जाता है। और जेक रेडियो के थ्रू टॉम को ये बताता है कि अभी भी बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क में जिंदा है। ये सुनकर प्रेसिडेंट बहुत खुश होते हैं और उनको तुरंत सबको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजते हैं, और इसके मदद से सबको बचा लिया जाता है। आखिरी में हम प्रेसिडेंट बेकर टीवी पर सभी लोगों से अपनी गलती की माफी मांगते हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने समय पर जेक की बात नहीं मानी थी। और ये भी कहते हैं कि अगर हम प्रदूषण और बाकी चीजों पर काबू नहीं करेंगे तो हमें इसका सजा इसी तरह से मिलेगी और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा। और हमें ये दिखाया जाता है कि अब आसमान धीरे धीरे खुद ही साफ होने लगता है और जल्दी सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और इसी के साथ हमें सीख मिलती है, कभी भी कुदरत के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।